इस वीडियो में हम लोग सीटेट यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जो 26 जून 2011 को आयोजित हुआ था उसके पेपर 2 यानी कक्षा 6 to 8 का हम लोग भाग 1 यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों को देखेंगे। यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को देखना बहुत ही ज़रूरी है और इसमें आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को, उसके क्वेश्चनों को और उसके ऑप्शनों को यदि आप ध्यानपूर्वक समझते हुए पढ़ लेते हैं तो उसी में आपका आंसर छुपा हुआ है। तो चलते हम लोग क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चारों ऑप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सी ऑप्शन यानी सी ऑप्शन शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों के प्रभावी रूप से संबोधित करने में यही आपका उपयुक्त आंसर होगा। नीचे आपका आंसर भी दिया हुआ है और कुछ व्याख्या भी दिया हुआ है, उसको चलते हम लोग पढ़ लेते हैं। बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझने में शिक्षकों को शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में सहायता मिलती है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु शिक्षक शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान से बच्चों के विकास हेतु विभिन्न पहलुओं की जानकारी मिलती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह कथन कैसा हो सकता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यानी लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। यानी इसमें कह रहा है कि पुरुष जो है स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, तो इसमें लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या भी दिया हुआ है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह कथन लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तो इस क्वेश्चन में बी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इरफान खिलौने को तोड़ता है और उसके पुर्जे को देखने के लिए उन्हें अलग अलग, एक मिनट क्वेश्चन को देख लेते हैं, उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन को समझने के बाद आप चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। यानी उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करेंगे। यानी वो खिलौना को तोड़ता है और उसको उसके पुर्जे को तोड़ देता है, यानी अलग अलग पार्ट में बांट देता है। इसका मतलब कि वो उसमें ज्यादा जिज्ञासु है बच्चा, उस खिलौना में वो जानना चाहते कि कैसे बना है, कैसे चलता है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करेंगे। व्याख्या देख लेते हैं। इरफान जिज्ञासु प्रवृत्ति का बालक है। उसके सामने एक खिलौना है, वह उस खिलौने को तोड़कर उसके पुर्जे को देखा है। इससे पता चलता है कि वह जानना चाहता है कि खिलौना कैसे काम करता है। अतः एक शिक्षक को चाहिए कि वह उसके स्वभाव को प्रोत्साहित करें एवं उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश डैश की ओर संकेत करता है। इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन को यदि आप पढ़ते हैं तो पता चलेगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, सीखने के लिए आकलन। अब इसके डिस्क्रिप्टिव को भी देख लेते हैं। क्रिस्टीना द्वारा छात्रों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, फिर वापस आकर उनसे उस क्षेत्र भ्रमण पर चर्चा करना इस ओर संकेत करता है कि छात्रों ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान क्या सीखा, क्या किया जाना। इससे छात्रों के सीखने का आकलन भी हो सकेगा। यानी भ्रमण पर जो गया बच्चा, वहां से वह देख कर क्या सीखा, इसका आकलन भी
हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि, अब इसके चारों ऑप्शन को हम लोग अगर देखेंगे तो पता चलेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, डी। यानी कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। यानी जितने भी शिक्षार्थी होते हैं, शिक्षा ग्रहण करने वाले होते हैं, वो अपने आप में विशिष्ट होते हैं। यानी कोई गणित में तेज होते हैं, कोई साइंस में तेज होते हैं, कोई सोशल साइंस में तेज होते हैं। यानी सब में कुछ न कुछ गुण होता है। यानी डी ऑप्शन, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। इसका डिस्क्रिप्टिव को देख लेते हैं। यह सही है कि प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट होता है, उनकी योग्यताएं, रुचियां, प्रतिभा इत्यादि भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है, इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। यदि आप चारों ऑप्शन को देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। यानी ऐसा प्रश्न जिसमें बहुत सारे आंसर दिए जा सकते हैं, जिससे बच्चों का बुद्धि का विकास हो, उसमें सोचने की क्षमता हो। इसका व्याख्या को देख लेते हैं। यदि हम चाहते हैं कि एक छात्र में सृजनात्मक उत्तर देने के कौशल का विकास हो, तो इसके लिए हमें उसे मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों के जवाब लिखने के लिए प्रेरित करना होगा। विषय वस्तु आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखते हुए हो सकता है कि छात्र उसके जवाब को कंठस्थ कर ले, किंतु जब उनसे मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों का जवाब देने को कहा जाएगा तब उनकी सृजनात्मकता का पता चल सकेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। शिक्षार्थियों को डैश डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। अब इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शनों को पढ़ेंगे, ध्यान से समझते हुए पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए। यानी ए बच्चों को लिए हम लोग प्रोत्साहित नहीं करेंगे। और बाकी जो है पॉजिटिव है और उसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी समूह में कार्य के लिए फर्स्ट ऑप्शन में समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने, अधिक से अधिक पाठ सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने, इसमें भी भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। डी ऑप्शन में कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने, ये भी प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए हम लोग नहीं कहेंगे, नहीं तो बच्चा उतना ही आपको याद करके रुक जाएगा और ज्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करेगा। व्याख्या को देख लेते हैं। शिक्षक को चाहिए कि वे बच्चों में रट कर याद करने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करें। रट कर याद करने से बच्चों में वास्तविक समझ का अभाव होने का खतरा रहता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है। इसमें भी निगेटिव में क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा उपकरण नहीं है रचनात्मक आकलन के लिए। तो अगर आप सभी ऑप्शनों को देखते हैं तो पता चलेगा कि बी ऑप्शन यानी सत्र परीक्षा ये रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। मौखिक प्रश्न ठीक है, मौखिक प्रश्न बच्चों से पूछा जाता है, इससे रचनात्मक आकलन का हम लोग देख लेते हैं। उसके प्रश्नोत्तरी और खेल, प्रश्न उत्तर और इससे संबंधित खेल को अगर कराते हैं तो इससे भी आकलन हो जाता है, रचनात्मक आकलन। दत्त कार्य से भी हो जाता है। इसके व्याख्या को देख लेते हैं। मौखिक प्रश्न, दत्त कार्य एवं प्रश्नोत्तरी तथा खेल शिक्षार्थी का रचनात्मक आकलन करते हैं, किंतु सत्र परीक्षा उनके रचनात्मक आकलन का उचित उपकरण नहीं है, क्योंकि सत्र परीक्षा में जो भी क्वेश्चन आप पूछते हैं उतना ही का आप आंसर देकर और वो निश्चिंत हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 जहां तक आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डैश डैश देखा जाना चाहिए। यानी हमारे भारतीय समाज में बहुभाषिक विशेषता है, यानी बहुत तरह की भाषा यहाँ पे बोली जाती है, सुनी जाती है और समझी जाती है।
इस क्वेश्चन के चार ऑप्शनों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यानी विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। यानी जितने भी तरह की भाषा है, अगर उसको विद्यालय जीवन में सीखने के लिए अगर चेष्टा रखते हैं तो इससे क्या होगा, बच्चों में भाषा के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होगी और वे भाषा को आसानी से सीख पाएंगे। यानी उसको संसाधन के रूप में लेना है। ऐसा नहीं है कि बच्चा दूसरी भाषा को जान रहा है, सीख रहा है, तो उस बच्चे को क्लास में हम नहीं बता पाए। व्याख्या को देख लेते हैं। भारतीय समाज बहुभाषी समाज है, यहाँ भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती है। भारतीय समाज की इस विशेषता को विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के एक संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। यानी बच्चा जिस किसी भी भाषा को जानता है उसको उसी भाषा में समझाने का प्रयास करना चाहिए शिक्षकों को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है उनके निदान के बाद डैश डैश होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए। अगर इसके चारों ऑप्शनों को देखते हैं तो पता चलेगा कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यानी समुचित उपचारात्मक कार्य। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है उनकी पहचान के बाद उनका समुचित उपचार होना चाहिए। यानी बच्चा सीख रहा है और उसमें क्या कमी रह गया, क्या नहीं सीखा, उसको हम लोग पहचान करेंगे और इसके बाद उसको निदान के लिए कुछ न कुछ उपाय हम लोग कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है, तो यह होता है आपको किशोरावस्था के दौरान। यानी चारों ऑप्शनों को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो रहा है। किशोरावस्था के दौरान गहन और जटिल समाजीकरण होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आनुवांशिकता को डैश डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। अगर इस क्वेश्चन के भी चारों ऑप्शनों को देखेंगे तो पता चलेगा कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सटीक आंसर हो रहा है। स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि यह मनुष्य में पीढ़ी दर पीढ़ी परिष्कृत रूप में आगे बढ़ता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा डैश डैश सबसे बेहतर सीखता है। अगर इस क्वेश्चन के भी चारों ऑप्शनों को देखेंगे तो पता चलेगा कि डी ऑप्शन यानी इंद्रियों के प्रयोग द्वारा वो सबसे बेहतर सीखता है। यानी आंख, कान, नाक, मुंह, ये सब के माध्यम से वो ज्यादा सीखता है। इसके व्याख्या सहित उत्तर को देख लेते हैं। बालकों में बुद्धि के क्रमिक विकास को पियाजे ने 4 अवस्थाओं में विभाजित किया। इंद्रिय जनित गामक अवस्था यानी सेंसरी मोटर जन्म से 2 वर्ष तक होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज जन्म से 2 वर्ष तक। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष तक एवं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 वर्ष से आगे। इंद्रिय जनित गामक अवस्था में मानसिक क्रियाएं गामक क्रियाओं के रूप में ही संपन्न होती है। भूख लगने की स्थिति को बालक रो कर व्यक्त करता है। जिन वस्तुओं को उसे प्रत्यक्षता देखते हैं उनके लिए उसी का अस्तित्व होता है। यानी वो इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, यानी जो देखता है, सुनता है, समझता है, उसके माध्यम से वो बेहतर सीखता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको डी ऑप्शन हो जाएगा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। आप क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन इसमें नेगेटिव पूछ रहा है कि कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। तो चारों ऑप्शनों को आप समझते हुए पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जा रहा है। यानी विद्यार्थियों को एकाकी तत्वों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना।
यानी तो याद करना और रटना ये सब बच्चों को तो सिखाना ही नहीं चाहिए। तो ये सभी यही सी ऑप्शन जो है ये निगेटिव में आ जा रहा है और क्वेश्चन भी निगेटिव में ही है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इसके व्याख्या को देख लेते हैं। विद्यार्थी को एकांकी तत्वों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाने में उनमें सृजनात्मक का विकास नहीं होगा। रटने से तो कोई विकास नहीं होगा बच्चा का। ऐसी समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के डैश डैश सिद्धांत से संबंध है। इसके भी क्वेश्चन और सभी ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि बी ऑप्शन यानी व्यवहारवादी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित है। यानी अवलोकन करके जो वो सीखेगा वो उसके व्यवहार में परिवर्तन कर देगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, व्यवहारवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं पोटेंशियल की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। यहां भी क्वेश्चन को आप देखेंगे तो निगेटिव में पूछ रहा है कि क्या नहीं करना चाहिए। तो इस ऑप्शनों को देखेंगे तो पता चलेगा कि 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। तो 4 ऑप्शनों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जा रहा है। यानी विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षियों से अलग करना। यानी जिस क्लास में बच्चा पढ़ रहा है उसी क्लास के बच्चों से उसको अलग करेंगे तो प्रतिभाशाली बच्चों की उपलब्धि की चाहत हम लोग नहीं कर सकते हैं। यदि एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली छात्रों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहता है तो उसे शिक्षार्थियों को उनके समकक्षियों से अलग नहीं करना चाहिए, उसके कक्षा के बच्चों के साथ ही रहने देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। यहां भी क्वेश्चन को देखेंगे तो निगेटिव में पूछ रहा है कि कौन सा जो लक्षण है वो पठन कठिनाई का नहीं है। इस क्वेश्चन के भी अगर सभी ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हुए पढ़ते हैं तो पता चलेगा कि ए ऑप्शन यानी पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, ये पठन कठिनाई का लक्षण नहीं है। किसी शिक्षार्थी को पढ़ने की गति कम या प्रवाह में कठिनाई हो तो इसे पठन कठिनाई का लक्षण नहीं कहा जा सकता। पठन कठिनाई का तात्पर्य है पढ़ने, सुसंगत वर्तनी करने तथा वर्ण एवं शब्द की पहचान में अगर उसे कठिनाई हो रही है उसे हम मानेंगे कि पठन कठिनाई का लक्षण है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि पठन कठिनाई का कौन सा लक्षण नहीं है। ऐसी स्थिति में ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। यहां भी क्वेश्चन निगेटिव में पूछ रहा है कि कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। इसके भी चारों ऑप्शनों को हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जा रहा है। यानी वो हमेशा सफल होते हैं। यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि आंतरिक रूप से जो अभिप्रेरित बच्चे हैं जो खुद से प्रेरित होकर पढ़ रहे हैं, किसी को प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं है, वो हमेशा ही सफल होते हैं। ऐसी कोई जरूरी नहीं है। यह आवश्यक नहीं है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चे हमेशा सफल हों। आंतरिक प्रेरणा बच्चों को कार्य करने में आनंद प्रदान करती है, इसलिए वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। आंतरिक प्रेरणा के कारण ही बच्चे चुनौती भरे कार्यों को भी पसंद करते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहे। यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सीटेट से संबंधित सभी पार्ट का क्वेश्चन उपलब्ध है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र मिलेगा, गणित एवं विज्ञान का भी प्लेलिस्ट में बना हुआ है, हिंदी का भी बना हुआ है, इंग्लिश का भी बना हुआ है। तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं, क्योंकि सीटेट पास करना
आपके लिए बहुत ही आसान है। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को आप ध्यान से और समझते हुए पढ़ लें, सीटेट निकल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। शिक्षार्थियों का आत्म नियमन डैश डैश की ओर संकेत करता है। इस क्वेश्चन को भी अगर आप समझ रहे हैं और चारों ऑप्शनों को समझते हुए अगर देख लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि डी ऑप्शन यानी अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता, इस क्वेश्चन का ये सही आंसर हो जाएगा। एक छात्र किसी काम को करता है, सीखता है, फिर स्वयं उसका पर्यवेक्षण करता है, तो यह उस शिक्षार्थी के आत्म नियमन की ओर संकेत करता है। यानी कोई बच्चा कुछ सीखता है, फिर उसका पर्यवेक्षण करता है कि मैंने सीखा या नहीं सीखा, कितना सीखा, तो यह जो है गुण उस शिक्षार्थी के आत्म नियमन की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। यहां भी क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें निगेटिव पूछ रहा है कि कौन सा सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है। तो आप चारों ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि 3 ऑप्शन जो है उसको लक्षण के रूप में माना जा सकता है और कोई एक ऑप्शन होगा जो यह सीखने का लक्षण नहीं माना जाता है। तो वही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो यदि आप चारों विकल्प को ध्यान से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जा रहा है। व्यवहार का अध्ययन सीखना है, जबकि हम लोग जानते हैं कि व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वही सीखने का लक्षण माना जाता है। व्यवहार का अध्ययन करना सीखना नहीं होता, बल्कि व्यवहार में परिवर्तन को सीखने का लक्षण माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सिद्धांत के रूप में रचनावाद, सिद्धांत के रूप में रचनावाद, इसके बाद 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो चारों ऑप्शनों को यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। सिद्धांत के रूप में रचनावाद दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। यानी आप शिक्षार्थी यदि आप हैं तो पढ़ने के बाद दुनिया के विषय में अपना क्या दृष्टिकोण रखते हैं, इस पे बल देता है सिद्धांत के रूप में रचनावाद। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो, अगर यदि आप चारों ऑप्शनों को देखेंगे तो पता चलेगा कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यानी पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। यानी सृजनात्मक शिक्षार्थी क्या होता है, वो कुछ न कुछ हमेशा सीखने का उसमें लक्षण होता है। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। मनोवैज्ञानिक स्किनर ने भी कहा है कि सृजनात्मक विचारक वह है जो नवीन क्षेत्रों की खोज करता है, कुछ नए नए खोज करता है, कुछ पढ़ता है, पढ़ने के बाद उसे कुछ और कुछ जानने का मौका मिलता है, कुछ नए चीजों का अवलोकन करता है, नए चीजों को खोजता है और निष्कर्ष निकालता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश डैश का हिस्सा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बौद्धिक विकास। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। वही समझ में रहते हुए उसके साथ तारमय बैठाना और सामाजिक विकास का हिस्सा है। व्यक्ति का हंसना, रोना आदि क्रिया प्रतिक्रिया संवेगात्मक विकास का हिस्सा है। यानी किसी चीज से रिलेटेड अगर वो धारणा क्या रखता है, क्या सीख रहा है, इससे क्या होगा, उसमें बौद्धिक क्षमता का विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश डैश में भिन्न होते हैं, तो विकास की दर में भिन्न होते हैं। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यानी जितने भी शिक्षार्थी होते हैं, पढ़ाया जाता है क्लास में सभी को बराबर, लेकिन कोई जल्दी समझ लेता है, कोई लेट से समझता है, कोई ज्यादा समझता है, कोई एकदम ही नहीं समझता है। यानी विकास की दर में भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है।
यानी बच्चा के उचित विकास के लिए, उसके मानसिक बौद्धिक विकास के लिए उसके स्वस्थ शारीरिक विकास भी बहुत ही जरूरी है। यह कथन है, यह सही है कि गलत है, क्या है? तो यदि आप चारों ऑप्शनों को देखेंगे तो पता चलेगा कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जा रहा है। सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। यदि कोई बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ है तभी उसका मानसिक विकास हो सकता है, क्योंकि कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। इसके व्याख्या को देख लेते हैं। बच्चों को उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? हम लोग जानते हैं कि मानव विकास जो है कुछ न कुछ सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन यहां क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। तो यदि आप चारों ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि सी ऑप्शन प्रतिवर्ती जो है मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। सामान्य से विशिष्ट एवं निरंतरता मानव विकास के सिद्धांत का अनुपालन करता है, किंतु प्रतिवर्ती मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। ए ऑप्शन में अनुक्रमिकता यानी कुछ न कुछ लगातार सीखना, ये तो मानव विकास का सिद्धांत है। सामान्य से विशिष्ट पहले यानी हल्के चीजों को देखते हैं, सरल चीजों को देखते हैं, इसके बाद धीरे धीरे जटिल की ओर जाते हैं, ये भी मानव विकास का सिद्धांत है। निरंतरता यानी लगातार मेहनत करना, लगातार कुछ न कुछ करना, ये भी मानव विकास का सिद्धांत है। लेकिन प्रतिवर्ती जो है मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। इस प्रकार से सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। पुनः आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर इसी प्रकार के और भी वीडियो देख सकते हैं। यदि आप मन में कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, या किस प्रकार की वीडियो आपको चाहिए वो भी आप कमेंट में आप हमें राय दे सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है डैश डैश में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। तो यदि आप चारों ऑप्शनों को देखेंगे तो पता चलेगा कि डी ऑप्शन यानी नियमित विद्यालयों में इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य नियमित विद्यालयों में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक उपलब्ध कराना है। यानी जो निःशक्त बच्चे हैं उन लोगों के लिए स्पेशल विद्यालय तो होता ही है, लेकिन केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य क्या है कि जो नियमित विद्यालय है जिसमें सामान्य बच्चे पढ़ते हैं, उसी विद्यालय में निःशक्त बच्चों को पढ़ाना ही समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के विषय में सही है? इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पता चल रहा है कि यह क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछ रहा है कि कौन सा सीखने के विषय में सही है। तो चार ऑप्शनों को देखेंगे तो पता चलेगा कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जा रहा है। सीखना उसे वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। यानी बच्चों को हम लोग सिखा रहे हैं तो वह तभी प्रभावी होगा जब वह सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। यानी बच्चा आपको बताने से कुछ न कुछ सीख रहा है और उसके मानसिक विकास में परिवर्तन हो रहा है, व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। इस प्रकार से ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसके व्याख्या को देख लेते हैं। सीखना क्रिया तथा अनुभव का परिणाम है। यह सारे ज्ञान का रचनात्मक अनुभव है। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन का कौन सा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए? एक क्वेश्चन भी पॉजिटिव में पूछ रहा है कि मूल्यांकन का कौन सा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। यदि आप चारों ऑप्शनों को देखेंगे तो पता चलेगा कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सटीक आंसर हो जाएगा। यानी सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना चाहिए।
यानी जो हम सीख रहे हैं, यानी जो बच्चा सीख रहा है उसमें कमी देखेंगे और उस कमी को निदान करेंगे, उसका उपचार करेंगे, उसकी समस्या को समाधान करेंगे। यही जो है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। इसके व्याख्या को देख लेते हैं। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उनका उपचार करना चाहिए, न कि शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, उनकी उपलब्धियों को मापना और इसके जरिए उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत करना। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। सारथी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति, सॉरी यहाँ साथी होना चाहिए, सारथी लिखा गया, यहाँ पर साथी होना चाहिए। जहां पे सारथी लिखा हुआ है वहां पे साथी होना चाहिए, साथी। साथी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आप सभी ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जा रहा है। नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। यानी आप पहले से कुछ जान रहे हैं और कुछ नया जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहले से जो आप जान रहे हैं वो आपको सीखने में बहुत मदद करेगा। व्याख्या को देख लेते हैं। शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं इसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण, यानी उसको दोबारा पढ़ना, उसके कंटेंट को देखना, उनकी मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। चलिए, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अब आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स।